राजस्थान के एक छोटे से सीमावर्ती गांव की तपती दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और धरती तवे की तरह जल रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सूखी झाड़ियां और धूल भरी आंधियां दिखाई दे रही थीं। इस वीराने के बीचों बीच रामदीन का छोटा सा खेत था। रामदीन, जिसकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी, अपनी कमर पर हाथ रखे खेत की मेंह पर खजा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे किसी सूखे हुए दरिया का नक्शा हो। उसकी पगड़ी, जो कभी चमकदार लाल रंग की हुआ करती थी, अब पसीने और धूल से मटमैली हो चुकी थी। रामदीन की सांसें भारी चल रही थीं। उसके सामने गेहूं की बोरियों का ढेर लगा था। उसे ये बोरियां बैलगाड़ी पर लादनी थीं, ताकि शाम होने से पहले वह मंडी पहुंच सके। मगर आज उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसके घुटनों का दर्द नासूर बन चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बोरी की ओर बढ़ा। उसने अपने कांपते हाथों से बोरी को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। हे राम, उसके मुंह से एक कराह निकली। उसने पूरी ताकत लगा दी। नसें तन गईं, माथे पर पसीना धाराओं की तरह बहने लगा। बोरी जमीन से कुछ इंच ऊपर उठी, लेकिन अगले ही पल उसके घुटने जवाब दे गए। धड़ाम, बोरी वापस जमीन पर गिर गई और रामदीन भी धूल में लुढ़क गया। घर के ओसारे में एक टूटी हुई खाट पर उसका बेटा अर्जुन बैठा था। अर्जुन, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी, यह सब देख रहा था। अर्जुन के दोनों पैर पतले और बेजान थे। बचपन में आए एक तेज बुखार ने उससे उसके पैरों की ताकत छीन ली थी। वह सिर्फ देख सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन अपने बूढ़े पिता की मदद के लिए दौड़कर नहीं जा सकता था। यह लाचारी उसे किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा तोड़ देती थी। अर्जुन ने खाट के पाए को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खामोश गुस्सा था। उसने अपनी बैसाखियों की ओर देखा, जो दीवार के सहारे टिकी थीं। उसने धीरे से आवाज लगाई, बापू, रहने दो, मत उठाओ, मैं कालू को बुला लाता हूं। रामदीन ने धूल झाड़ते हुए अपनी कांपती टांगों पर खड़े होने की कोशिश की। उसने बेटे की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान दी, जिसमें दर्द छुपाने की नाकाम कोशिश थी। अरे नहीं बेटा, कालू को बुलाएंगे तो वह पैसे मांगेगा, और इस बार फसल वैसे ही कम हुई है। साहूकार का ब्याज भी देना है। तू चिंता मत कर, तेरा बापू अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। बस जरा पैर फिसल गया था। रामदीन ने फिर से कोशिश की। इस बार उसकी आवाज में एक जिद थी, एक ऐसी जिद जो सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है, जिसे अपने परिवार का पेट भरना है। उसने जय बजरंग बली का नारा लगाया और बोरी को अपने कंधे पर रख लिया। उसके पैर कांप रहे थे। जी है कि बात संताम का आप अफ्ताला करने की। रीढ़ की हड्डी चरमरा रही थी, लेकिन वह नहीं रुका। उसने बोरी बैलगाड़ी पर पटक दी। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसके पिता उससे झूठ बोल रहे हैं। वह जानता था कि रात को जब सब सो जाएंगे तो उसके पिता दर्द से कराहेंगे और सरसों के तेल की मालिश से भी उन्हें आराम नहीं मिलेगा। शाम होते होते गांव की चौपाल सज चुकी थी। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बीच में गांव का साहूकार लाला किशोरी लाल एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा हिसाब किताब की लाल बही देख रहा था। अर्जुन अपनी बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे वहां से गुजर रहा था। वह कबाड़ी की दुकान पर जा रहा था, जहां वह अक्सर पुराने रेडियोज और घड़ियों को ठीक करने का काम करता था। उसे उम्मीद थी कि आज कुछ काम मिल जाएगा तो बापू के लिए दर्द निवारक दवा ला सकेगा। जैसे ही वह चौपाल के पास से गुजरा, लाला किशोरी लाल की नजर उस पर पड़ी। अरे ओ लंगड़े, कहां जा रहा है घिसटते घिसटते? लाला की आवाज में व्यंग्य था। वहां बैठे कुछ लोग हंस पड़े। अर्जुन रुका नहीं, बस अपना सिर झुकाकर चलता रहा। वह इन तानों का आदी हो चुका था। सुना है तेरे बापू की कमर आज खेत में, जवाब दी गई। लाला ने जोर से कहा, ताकि सब सुन सकें। अरे कब तक उस बूढ़े बैल को जोतेगा? खुद तो खोटा सिक्का है, अब क्या बापू की जान लेगा? जवान बेटा घर में बैठा रोटियां तोड़ रहा है और बूढ़ा बाप खेत में मर रहा है। कैसा कलयुग आ गया है। अर्जुन के कदम थम गए। ये शब्द किसी कोड़े से कम नहीं थे। खोटा सिक्का, यह शब्द उसने बचपन से इतनी बार सुना था कि अब उसे अपने नाम से ज्यादा यही पहचान लगती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। लाला जी, अर्जुन की आवाज में कंपन था, डर का नहीं बल्कि दबे हुए स्वाभिमान का। बापू मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वे स्वाभिमानी हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? लाला हंसा और अपनी मूंछों पर ताव दिया।
तेरी कोशिश से क्या होगा? क्या तू खेत जोतेगा? क्या तू बोरियां उठाएगा? अरे भगवान ने तुझे अधूरा बनाया है, अपनी औकात में रह। अपने बापू से कह देना कि अगर इस महीने ब्याज नहीं आया तो वो बैलगाड़ी भी मेरी हो जाएगी। अर्जुन की मुट्ठियां भिंज गईं। वह कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था कि उसका दिमाग चलता है, उसके हाथ चलते हैं, लेकिन वह जानता था कि इस समाज में, खासकर इस गांव में, एक पुरुष की कीमत उसकी बाजुओं की ताकत से आंकी जाती है, उसके दिमाग से नहीं। वह चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। कबाड़ी की दुकान गांव के दूसरे छोर पर थी। यह दुकान चाचा करीम की थी। करीम चाचा, जो कभी सेना में एक मैकेनिक थे, अब रिटायर होकर यह कबाड़ खाना चलाते थे। पूरे गांव में सिर्फ करीम चाचा ही थे जो अर्जुन को दया की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान की नजर से देखते थे। उन्हें पता था कि अर्जुन के हाथों में मशीनों को समझने का जादू है। जब अर्जुन दुकान पर पहुंचा तो वहां का नजारा हमेशा जैसा था। लोहे के पाइप, टूटे हुए ट्रैक्टर के हिस्से, पुराने ट्रकों की कमानी और जंग लगी जंजीरों का ढेर लगा था। अर्जुन एक पुराने टायर पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। करीम चाचा एक पुराने जनरेटर को ठीक कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और अपनी मैली गमछा से हाथ पोंछते हुए पास आए। क्या बात है मेरे शेर, आज चेहरा ऐसा क्यों है जैसे किसी ने तुम्हारी पतंग काट दी हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जमीन पर पड़ी एक जंग लगी हुई लोहे की छड़ उठाई और उससे मिट्टी कुरेदने लगा। चाचा, बहुत देर बाद अर्जुन बोला, क्या मैं सच में खोटा सिक्का हूं? करीम चाचा ने अपनी भेंडी हुई आंखों से उसे देखा। वे समझ गए कि आज फिर किसी ने उसके दिल पर पत्थर मारा है। किसने कहा? करीम चाचा ने पूछा। लाला ने। और शायद बापू की हालत भी यही कह रही है। आज बापू खेत में गिर गए थे, उनसे अब वजन नहीं उठता। चाचा और मैं बस देखता रहा। काश मेरे पास पैर होते, काश मैं भी दूसरे लड़कों की तरह ट्रैक्टर चला पाता, बोरियां उठा पाता। करीम चाचा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा अर्जुन, ऊपर वाला जब किसी से एक चीज लेता है तो उसे दूसरी चीज दुगनी देता है। तेरे पास पैर नहीं है, पर तेरे पास यह है। करीम चाचा ने अर्जुन के सिर की ओर इशारा किया, और यह भी। फिर उन्होंने उसके दिल की ओर इशारा किया। लोहा सिर्फ पैरों में नहीं होता, जिगर में होता है। अर्जुन ने कड़वाहट से हंसा। जिगर से बोरियां नहीं उठती चाचा, ताकत चाहिए, ताकत। तभी अर्जुन की नजर दुकान के कोने में खड़ी एक बड़ी सी मशीन पर पड़ी। वह एक पुरानी हाइड्रोलिक जैक थी, जिसका इस्तेमाल ट्रक के टायर बदलने के लिए किया जाता था। अर्जुन उसे एकटक देखने लगा। चाचा, यह क्या है? अरे वो तो एक पुराना जैक है, सेना के ट्रक का है। खराब हो गया था तो कोई बेच गया। इसमें इतना दम है कि पूरे ट्रक को एक हाथ से उठा दे। अर्जुन लंगड़ाते हुए उस जैक के पास गया। उसने उस भारी भरकम लोहे के यंत्र को छू कर देखा। उसमें से तेल रिस रहा था और वह जंग खा रहा था। एक छोटा सा जैक पूरे ट्रक को उठा देता है। अर्जुन बुदबुदाया। हां भाई, करीम चाचा ने कहा, यही तो विज्ञान है। तेल का दबाव और लोहे की मजबूती, जब यह दोनों मिलते हैं तो एक आदमी की ताकत 100 आदमियों के बराबर हो जाती है। अर्जुन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। वह बचपन से मशीनों के साथ खेलता आया था। उसने देखा था कि कैसे लीवर के इस्तेमाल से भारी पत्थर को हिलाया जा सकता है। उसने देखा था कि कैसे पुली की मदद से कुएं से पानी खींचना आसान हो जाता। वाह है, अगर एक मशीन ट्रक उठा सकती है तो क्या एक मशीन इंसान को नहीं उठा सकती? क्या हो अगर वह एक ऐसा ढांचा बनाए जो उसके बेजान पैरों को सहारा दे सके? नहीं, सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि ताकत दे सके। इतनी ताकत कि वह अपने बापू का बोझ उठा सके। अर्जुन की आंखें चमकने लगीं। वह भूल गया कि वह उदास था। वह भूल गया कि लाला ने क्या कहा था। चाचा, अर्जुन ने तेजी से पूछा, क्या आपके पास ट्रैक्टर के पुराने पिस्टन हैं और वो स्प्रिंग जो ट्रक के पहियों में लगते हैं? करीम चाचा हैरान थे। हाँ, सब कचरे में पड़ा है, लेकिन तुझे क्या करना है? मुझे कुछ बनाना है चाचा, कुछ ऐसा जो आज तक इस गांव में किसी ने नहीं देखा। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज और पेंसिल निकाली। वह वहीं जमीन पर बैठकर ड्राइंग बनाने लगा। वह कोई इंजीनियर नहीं था। उसने कभी बड़े कॉलेज का मुंह नहीं देखा था। उसका ज्ञान सिर्फ अनुभव और अवलोकन से आया था। उसने एक ऐसा ढांचा बनाना शुरू किया जो इंसान के पैरों के आकार का हो। उसने सोचा, अगर मैं अपनी कमर और जांघों पर लोहे की पट्टियां बांध लूं
और घुटनों पर स्प्रिंग लगा दूं, तो जब मैं झुकूंगा तो स्प्रिंग दबेगा, और जब मैं उठूंगा तो वही स्प्रिंग मुझे ऊपर धकेलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलेल पत्थर को फेंकती है। लेकिन सिर्फ स्प्रिंग काफी नहीं था, उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो वजन उठा सके। हाइड्रोलिक, अर्जुन बड़बड़ाया, जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली उठती है। उसने करीम चाचा की ओर देखा। चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल करनी है और मुझे यह पुराना कबाड़ चाहिए। मैं पैसा चुका दूंगा। धीरे धीरे करीम चाचा ने उस कागज को देखा जिस पर अर्जुन ने आड़ी तिरछी लकीरें खींची थीं। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन उन्होंने अर्जुन की आंखों में वह आग देखी जो उन्होंने सरहद पर लड़ने वाले जवानों की आंखों में देखी थी। पैसे की बात मत कर पगले, करीम चाचा मुस्कुराए। यह कबाड़ वैसे भी जंग खा रहा है, ले जा जो चाहिए, लेकिन बता तो सही, बना क्या रहा है? कोई खिलौना? अर्जुन ने कागज से नजर उठाई। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। खिलौना नहीं चाचा, मैं अपने बापू के लिए पैर बना रहा हूं। मैं अपनी तकदीर बदलने वाला हथियार बना रहा हूं। अगले दिन से अर्जुन की दिनचर्या बदल गई। सुबह होते ही वह घर के काम निपटाता और फिर सीधा करीम चाचा की दुकान पर पहुंच जाता। गांव वाले उसे देखते और तरह तरह की बातें बनाते। लगता है लंगड़ा पागल हो गया है, एक ने कहा। दिन भर लोहे के टुकड़ों से खेलता रहता है, दूसरे ने हंसते हुए कहा। लेकिन अर्जुन को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके कानों में सिर्फ लोहे के कटने की आवाज गूंजती थी, चिन 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 करती छैनी और हथौड़े की आवाज, वेल्डिंग मशीन की चर्र चर्र और उससे निकलने वाली चिंगारियां उसे किसी दिवाली की आतिशबाजी से ज्यादा सुंदर लगती थीं। उसने सबसे पहले ट्रैक्टर की पुरानी चेन और बाइक के शॉक अब्जॉर्बर्स इकट्ठे किए। उसने लोहे की पट्टियों को अपनी जांघों के नाप का काटा। यह आसान नहीं था। उसके हाथ कई बार कटे, उंगलियां जल गईं और हथौड़े की चोट से नाखून नीले पड़ गए। लेकिन हर चोट के साथ उसका इरादा और पक्का होता गया। रात को जब वह घर लौटता तो उसका शरीर धुएं और ग्रीस की बदबू से भरा होता। रामदीन उसे देखकर चिंतित होता। बेटा, तू दिन भर कहां रहता है? करीम के पास क्या करता रहता है? देख, अपनी सेहत खराब मत कर लेना। अर्जुन मुस्कुरा देता। बस बापू, कुछ सीख रहा हूं। बड़ा मैकेनिक बनूंगा तो हमारी सारी गरीबी दूर कर दूंगा। रामदीन आह भरता और सो जाता, यह सोचकर कि बेटा दिल बहलाने के लिए कुछ कर रहा है। एक हफ्ता बीत गया। ढांचा तैयार होने लगा था। यह देखने में किसी डरावने लोहे के पिंजरे जैसा लगता था। इसमें कोई मोटर नहीं थी, कोई बैटरी नहीं थी, क्योंकि बिजली तो गांव में वैसे भी न के बराबर आती थी। यह पूरी तरह से जुगाड़ था, शुद्ध देसी विज्ञान। अर्जुन ने इसमें ट्रैक्टर के क्लच वायर का इस्तेमाल किया था ताकि वह अपनी कमर की हरकत से पैरों के निचले हिस्से को नियंत्रित कर सके। उसने पुराने जूतों को लोहे के प्लेटों पर कील से ठोक दिया था। सबसे बड़ी चुनौती थी वजन को संतुलित करना। अगर वह इसे पहनकर खड़ा हुआ और गिर गया तो लोहे का यह वजन उसकी बची खुची हड्डियों को भी तोड़ देगा। दोपहर का समय था। दुकान पर कोई नहीं था। करीम चाचा नमाज पढ़ने गए थे। अर्जुन ने उस लोहे के ढांचे को, जिसे उसने कवच नाम दिया था, जमीन पर रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह काम करेगा, या फिर लाला की बात सच साबित होगी कि वह एक खोटा सिक्का है? अर्जुन ने जमीन पर बैठकर अपने बेजान पैरों को उस ढांचे में फंसाया। उसने चमड़े के पट्टों, बेल्ट्स को अपनी कमर, जांघों और पिंडलियों पर कसकर बांधा। लोहे की ठंडक उसके शरीर को महसूस हो रही थी। यह भारी था, बहुत भारी। उसने पास पड़े एक डंडे का सहारा लिया। हे बजरंग बली, उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बापू के लिए। अर्जुन ने अपने हाथों से डंडे पर जोर दिया और उठने की कोशिश की। लोहे के जोड़ों जॉइंट से चर्रर की आवाज आई। बाइक के पुराने शॉकर दबे और फिर खुले। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे से धक्का दे रहा है। वह ऊपर उठा और वह खड़ा हो गया। बिना बैसाखी के वह अपनी दुकान के बीचों बीच खड़ा था, लोहे के उस ढांचे के सहारे। उसकी लंबाई अचानक बढ़ गई थी। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। वे अब मांस और हड्डियों के नहीं, बल्कि स्टील और स्प्रिंग के लग रहे थे। उसने एक कदम बढ़ाने की कोशिश की। उसने अपनी कमर को थोड़ा घुमाया, जैसा उसने सोचा था। क्लच वायर खींचा और दायां पैर हवा में उठा। धड़ाम, पैर जमीन पर पड़ा। भारी आवाज के साथ धूल उड़ी, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने दूसरा कदम बढ़ाया। धड़ाम, वह चल रहा था, एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह।
लेकिन वह चल रहा था। उसकी चाल में लय नहीं थी। वह किसी घायल हाथी की तरह झूम रहा था, लेकिन उसके पैर उसका वजन उठा रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। उसने दुकान के कोने में पड़े एक पुराने ट्रक के टायर को देखा। सामान्यतः उसे हिलाने के लिए भी उसे 2 लोगों की मदद चाहिए होती। वह धीरे धीरे खट 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 की आवाज करता हुआ टायर के पास पहुंचा। उसने नीचे झुकने की कोशिश की। कमर पर लगे स्प्रिंग ने उसे सहारा दिया। उसने टायर को पकड़ा और उठने का प्रयास किया। स्प्रिंग तने। उसने जोर लगाया। उसे लगा ही नहीं कि वह जोर लगा रहा है। लोहे के ढांचे ने सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। टायर हवा में उठ गया। अर्जुन जोर से हंसा, एक पागलों वाली हंसी। उसने टायर को ऊपर उठाया और फिर नीचे पटका। मैं चल सकता हूं, मैं उठा सकता हूं, वह चिल्लाया। तभी दुकान के बाहर एक जीप रुकने की आवाज आई। यह सेना की जीप थी। करीम चाचा वापस आ चुके थे और उनके साथ 2 वर्दीधारी फौजी थे। वे सब दुकान के अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए। एक दुबला पतला लड़का जिसके शरीर पर लोहे का एक अजीबोगरीब जाल बंधा था, एक भारी ट्रक टायर को ऐसे उठा रहा था जैसे वह फूल की टोकरी हो। एक फौजी जो सूबेदार लग रहा था ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और करीम चाचा की तरफ देखा। करीम भाई, ये क्या बला है? ये लड़का है या कोई मशीन? अर्जुन ने उन्हें देखा। वह घबराया नहीं। वह गर्व से सीधा खड़ा रहा, लोहे के पैरों पर। आज पहली बार वह किसी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, नीचे से ऊपर नहीं। यही वह पल था जब अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जब उसे इस लोहे के शरीर के साथ गांव वालों का और अपने बापू का सामना करना था। और सबसे बड़ी बात, क्या यह कबाड़ सच में जिंदगी की असली जंग में टिक पाएगा? दुकान के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ अर्जुन की भारी सांसों और लोहे के जोड़ों की हल्की चरमराहट ने तोड़ रखा था। फौजी सूबेदार, जिनका नाम विक्रम सिंह था, धीरे धीरे अर्जुन के करीब आए। उनकी वर्दी पर लगी पदक और उनकी सख्त निगाहें किसी को भी डरा सकती थीं, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। सूबेदार ने अर्जुन के कमर पर बंधे उस अजीबोगरीब यंत्र को गौर से देखा। ट्रैक्टर की चेन, पुराने शॉकर और वह हाइड्रोलिक जैक जिससे तेल की एक पतली धार रिस रही थी। यह क्या तमाशा है लड़के? सूबेदार ने अपनी भारी आवाज में पूछा। यह तूने बनाया है? अर्जुन ने टायर को धीरे से नीचे रखा। लोहे के ढांचे ने उसके शरीर को सीधा खड़ा रखा था, लेकिन उसका वजन उसके कंधों और कमर को काट रहा था। दर्द हो रहा था, मगर उसने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। जी साहब, अर्जुन ने हांफते हुए जवाब दिया। यह मेरी टांगे हैं। करीम चाचा आगे आए, थोड़ा सहमे हुए। साहब, यह बच्चा होनहार है। इसके पैर नहीं चलते तो इसने दिमाग चला लिया। कबाड़ से जोड़ झाड़ कर कुछ बनाया है ताकि अपने बूढ़े बाप की मदद कर सके। सूबेदार ने अर्जुन के पैरों की तरफ इशारा किया। जरा चलकर दिखाओ। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कमर को झटका दिया, क्लच का तार खींचा। लोहे का ढांचा खट चर खट की आवाज के साथ आगे बढ़ा। यह चलना किसी सामान्य इंसान जैसा नहीं था। यह किसी मशीनी दानव की तरह भारी और बेढंगा था, लेकिन हर कदम में एक जिद्दी ताकत थी। अर्जुन ने दुकान का एक चक्कर लगाया और वापस अपनी जगह पर आ गया। सूबेदार के साथ आया दूसरा जवान हंस पड़ा। सर, यह तो किसी लोहे के लंगूर जैसा लग रहा है। यह क्या फौज में भर्ती होगा? सूबेदार ने उस जवान को घूर कर चुप कराया। फिर उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ भारी था, लेकिन उसमें एक अपनापन भी था। बेटा, फौज में भर्ती होने के लिए सिर्फ टांगे नहीं, जिगर चाहिए होता है, और वो तेरे पास है। लेकिन सुन, सूबेदार का चेहरा गंभीर हो गया। यह मशीन खतरनाक है। इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। अगर यह जैक फट गया या स्प्रिंग टूट गया तो तेरी बची खुची हड्डियां भी नहीं बचेंगी। इसे खिलौना मत समझना। अर्जुन ने सिर हिलाया। जानता हूं साहब, पर रेंग कर जीने से अच्छा है कि मैं लोहे के सहारे खड़ा होकर मरूं। सूबेदार कुछ पल उसे देखते रहे, फिर जेब से अपना कार्ड निकालकर करीम चाचा को दिया। अगर कभी इस मशीन को सुधारने के लिए किसी सामान की जरूरत पड़े तो कैंट में आ जाना। मैं देखूंगा क्या हो सकता है। फौजी चले गए, लेकिन अपने पीछे एक उम्मीद छोड़ गए। अर्जुन ने उस दिन पहली बार खुद को लाचार महसूस नहीं किया। सूरज ढल चुका था। गांव में अंधेरा गहराने लगा था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह आज यह कवच उतार कर घर नहीं जाएगा। वह इसे पहनकर ही घर जाएगा। वह अपने बापू को दिखाना चाहता था
वह दिखाना चाहता था कि उनका बेटा अब बोझ नहीं है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। हर कदम पर लोहे का ढांचा उसकी चमड़ी को छील रहा था। पसीना उसके कपड़ों को भिगो चुका था। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और अर्जुन के मशीनी कदमों की धम धम गूंज रही थी। जब वह अपने घर के आंगन में पहुंचा तो रामदीन ओसारे में लालटेन की रोशनी में बैठा बीड़ी पी रहा था। कदमों की भारी आवाज सुनकर रामदीन चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर या कोई बैल खुला छूट गया है। उसने लालटेन उठाई और रोशनी आगे की। रोशनी के दायरे में एक लोहे का विशाल साया उभरा। रामदीन की बीड़ी हाथ से छूटकर गिर गई। कौन कौन है भाई? रामदीन की आवाज कांपी। बापू, मैं हूं, अर्जुन। रामदीन ने आंखें फाड़कर देखा। उसका बेटा, जो आज सुबह तक जमीन पर घिसट रहा था, अब उसके सामने खड़ा था, सीधा, तना हुआ। उसके शरीर पर लिपटा लोहा लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। रामदीन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से अर्जुन के लोहे के पैरों को छू कर देखा। यह सपना नहीं था, यह सच था। यह क्या है लल्ला? तू खड़ा है? रामदीन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। हाँ बापू, मैंने कहा था ना, मैं बड़ा मैकेनिक बनूंगा। अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अब तुम्हें अकेले बोरियां नहीं उठानी पड़ेंगी। रामदीन ने बेटे को गले लगा लिया। लोहे की ठंडी सलाखों ने रामदीन के सीने में चुभन पैदा की, लेकिन उस वक्त उसे दुनिया का सबसे सुखद एहसास हो रहा था। बाप और बेटा दोनों देर तक रोते रहे, एक खुशी से और दूसरा इस डर से कि कहीं यह खुशी क्षणिक न हो। अगली सुबह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अर्जुन ने लोहे के पैर लगा लिए हैं। सुना है वह भूत बन गया है। करीम ने उस पर कोई जादू टोना किया है। गांव की पनघट पर औरतें फुसफुसा रही थीं और चौपाल पर बुजुर्ग हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच कयास लगा रहे थे। लाला किशोरी लाल ने जब यह सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। अगर रामदीन का बेटा सच में काम करने लायक हो गया तो उसका कर्ज और ब्याज कैसे वसूल होगा? उसे तो उनकी जमीन चाहिए थी। लाला ने अपनी छड़ी उठाई और खेत की तरफ चल दिया, जहां रामदीन और अर्जुन आज काम करने वाले थे। खेत पर अर्जुन ने अपना कवच पहन रखा था। आज उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी। सामने बोरियों का ढेर था। रामदीन थोड़ा डरा हुआ था। बेटा, रहने दे, कहीं तुझे चोट लग गई तो? नहीं बापू, आज नहीं। अर्जुन आगे बढ़ा। गांव के कई लोग तमाशबीन बनकर मेड पर खड़े हो गए थे। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं। अर्जुन झुका। लोहे के जोड़ों ने चरमराते हुए उसका साथ दिया। उसने एक भारी बोरी को अपनी बाहों में भरा। उसने सांस रोकी और उठने का इशारा किया। हाइड्रोलिक जैक ने अपना काम किया। बोरी हवा में उठी। 50 किलो का वजन, जिसे उठाने में अच्छों की कमर झुक जाती, अर्जुन ने उसे अपने कंधे पर रख लिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खोटा सिक्का आज खरा सोना बनकर चमक रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए लाला किशोरी लाल आगे आया। वाह, क्या तमाशा है! लाला ने ताली बजाते हुए कहा। तो अब इंसान मशीनों से काम करवाएंगे? अरे ओ रामदीन, यह क्या लोहे का राक्षस पाल लिया है तूने? अर्जुन ने बोरी को बैलगाड़ी पर रखा और लाला की तरफ मुड़ा। यह राक्षस नहीं, मेरी मेहनत है लाला जी। अब से मेरे बापू खेत में अकेले नहीं खटेंगे। लाला का अहंत चोट खा गया। उसने चारों तरफ देखा। लोग अर्जुन की तारीफ में सिर हिला रहे थे। यह उसे बर्दाश्त नहीं था। मेहनत? हाँ, लाला ने हिकारत से कहा। यह सब ढकोसला है, 2 दिन का तमाशा है। अरे, भगवान ने जिसे जमीन पर रेंगने के लिए बनाया है, वो अगर आसमान की तरफ देखेगा तो गर्दन टूट जाएगी। देख लेना गांव वालों, यह लोहा एक दिन इसकी जान ले लेगा। यह प्रकृति के खिलाफ है। तभी एक अनहोनी हुई। अर्जुन मुड़ा ही था कि उसके कवच के घुटने वाले हिस्से से एक तेज आवाज आई। चटाक! पुराना स्प्रिंग, जो शायद जंग खाया हुआ था, ज्यादा तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया। अर्जुन का संतुलन बिगड़ा। वह एक तरफ झुका और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोहे का भारी ढांचा उसके ऊपर आ गिरा। अर्जुन दर्द से चीख पड़ा। लोहे की एक पत्ती उसकी जांघ में ढंस गई थी। गांव वालों में भगदड़ मच गई। रामदीन दौड़कर बेटे के पास आया। अर्जुन, अर्जुन! लाला जोर से हंसा। देखा, मैंने क्या कहा था? कौवा चला हंस की चाल। अरे उठाओ इस कबाड़ को, भगवान ने तुझे सजा दी है अपनी औकात भूलने की। अर्जुन धूल में पड़ा था। शारीरिक दर्द से ज्यादा उसे लाला की हंसी और गांव वालों की दया भरी निगाहें चुभ रही थीं।
उसका आविष्कार, उसका गर्व एक पल में मिट्टी में मिल गया था। रामदीन और कुछ लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और घर ले गए। उस रात अर्जुन ने वह कवच उतारकर कोने में फेंक दिया। उसकी जांघ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन दिल का घाव गहरा था। रामदीन उसके सिरहाने बैठा था। बेटा, रामदीन ने भारी मन से कहा, लाला सही कहता है। हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए। भूल जा इसे। मैं हूं ना, मैं कर लूंगा मेहनत, तू बस आराम कर। अर्जुन ने दीवार की तरफ करवट ले ली। उसकी आंखों में अंधेरा था। क्या वह सच में हार गया था? क्या उसका सपना सिर्फ कबाड़ का एक ढेर था? लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद मौसम ने करवट ली। यह राजस्थान का सीमावर्ती इलाका था, जहां बारिश कम होती थी, लेकिन जब होती थी तो कहर बनकर आती थी। आकाश में काले बादल घिर आए। हवाओं ने आंधी का रूप ले लिया। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह बादल फटने जैसी स्थिति थी। पहाड़ों से पानी का सैलाब नीचे उतरने लगा। गांव के पास बहने वाली सूखी नदी, जो सालों से शांत थी, अचानक उफान पर आ गई। शाम होते होते खबर आई कि गांव और मुख्य शहर को जोड़ने वाला एकमात्र पक्का पुल पानी के तेज बहाव में कमजोर पड़ गया है। और सबसे बुरी खबर यह थी कि पुल के उस पार सेना का एक ट्रक कीचड़ और मलबे में फंस गया है। चौपाल पर हड़कंप मच गया। सरपंच और गांव के लोग जमा हो गए। ट्रक में रसद और दवाइयां हैं जो आगे चौकी पर जानी हैं। एक ग्रामीण ने खबर दी और सुना है ट्रक में 2 जवान भी फंसे हैं। कीचड़ इतना गहरा है कि वे दरवाजा भी नहीं खोल पा रहे। लाला किशोरी लाल भी वहां मौजूद था, लेकिन अब उसका चेहरा पीला था। उसकी खुद की जमीनें नदी के किनारे थीं। तो हम क्या करें? लाला चिल्लाया। फौज वाले खुद देख लेंगे, हमें अपनी जान बचानी है। तभी एक जीप पानी और कीचड़ को चीरती हुई गांव में दाखिल हुई। उसमें से वही सूबेदार विक्रम सिंह उतरे जो उस दिन दुकान पर आए थे। वे पूरी तरह भीगे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हमें मदद चाहिए, सूबेदार ने चिल्लाया। हमारा रिकवरी वाहन, रिकवरी व्हीकल, पीछे जाम में फंसा है। ट्रक नदी के किनारे फिसलता जा रहा है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वह नदी में गिर जाएगा। हमें रस्सियां चाहिए और ताकतवर हाथ चाहिए। गांव के नौजवान आगे आए, लेकिन वे डरे हुए थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी। कीचड़ घुटनों तक था। सूबेदार की नजर भीड़ में अर्जुन को ढूंढने लगी। वो लड़का कहां है? सूबेदार ने पूछा। वो लोहे वाला लड़का? लाला ने ताना मारा। अरे साहब, वो तो चारपाई पर पड़ा है। उसका खिलौना टूट गया। मैंने कहा था ना, कबाड़ कबाड़ ही रहता है। सूबेदार ने लाला को अनदेखा किया और करीम चाचा की तरफ देखा। करीम भाई, अर्जुन को बुलाओ, मुझे उसकी और उसकी मशीन की जरूरत है। लेकिन साहब, करीम चाचा ने कहा, वह घायल है और मशीन टूटी हुई है, तो उसे जोड़ो। सूबेदार ने गरजते हुए कहा, क्योंकि उस ट्रक में जो दवाइयां हैं वो सरहद पर घायल जवानों के लिए हैं, और उस ट्रक को खींचने के लिए इंसानी ताकत काफी नहीं होगी। हमें लोहे की ताकत चाहिए। करीम चाचा बिना एक पल गंवाए अर्जुन के घर की तरफ दौड़े। अर्जुन अंधेरे कमरे में लेटा बारिश की आवाज सुन रहा था। जब करीम चाचा ने उसे बताया कि फौज को उसकी जरूरत है, तो अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लेकिन चाचा, स्प्रिंग टूटा हुआ है, अर्जुन ने कहा। तो हम दूसरा लगाएंगे। ट्रैक्टर का नहीं तो ट्रक का लगाएंगे। उठ अर्जुन, यह वक्त रोने का नहीं, यह वक्त साबित करने का है कि तू खोटा सिक्का नहीं है। अर्जुन ने अपने दर्द को भुलाकर खड़ा होने की कोशिश की। उसने कोने में पड़े उस लोहे के ढांचे को देखा। वह कबाड़ नहीं था, वह उसकी उम्मीद थी। अगले 1 घंटे में करीम चाचा और अर्जुन ने मिलकर मशीन की मरम्मत की। उन्होंने टूटे हुए स्प्रिंग की जगह जीप का सस्पेंशन लगाया। वेल्डिंग करने का समय नहीं था, तो उन्होंने उसे लोहे के तारों और नट बोल्ट से कस दिया। यह पहले से भी ज्यादा भारी और भद्दा लग रहा था, लेकिन यह मजबूत था। जब अर्जुन उस कवच को पहनकर बाहर निकला तो बारिश उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। रामदीन दरवाजे पर खड़ा था। बेटा, रामदीन ने रोकना चाहा। बापू, अर्जुन ने पहली बार पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज तक आपने मुझे उठाया है, आज मुझे देश का बोझ उठाने दो। रामदीन ने उसका रास्ता छोड़ दिया। उसने अपनी पुरानी पगड़ी उतारी और अर्जुन के सिर पर बांध दी। जा मेरे शेर, विजय होकर आ। अर्जुन, करीम चाचा और सूबेदार जीप में बैठकर घटनास्थल की ओर बढ़े। नदी का शोर डरावना था। बिजली कड़क रही थी। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था।
सेना का एक भारी ट्रक आधी ढलान पर लटका हुआ था। उसके पहिए कीचड़ में ढंसे हुए थे और वह धीरे धीरे उफनती नदी की ओर सरक रहा था। 4-5 जवान रस्सियों से ट्रक को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कीचड़ में उनके पैर फिसल रहे थे। ट्रक का वजन बहुत ज्यादा था। रोक के रखो, एक जवान चिल्ला रहा था। सूबेदार ने जीप रोकी। अर्जुन नीचे उतरा। कीचड़ में उसके लोहे के पैर धंस गए, लेकिन उसने अपना संतुलन बनाए रखा। लाला और गांव के कुछ लोग भी तमाशबीन बनकर आ चुके थे, यह देखने कि अर्जुन अपनी जान कैसे जोखिम में डालता है। सूबेदार अर्जुन के पास आए। देख अर्जुन, हमारे पास क्रेन नहीं है। हमें बस इस ट्रक को तब तक रोक कर रखना है जब तक कि बड़ा रस्सा पेड़ से न बंध जाए या इसे थोड़ा ऊपर न खींच लिया जाए। क्या तेरी मशीन यह कर पाएगी? अर्जुन ने ट्रक को देखा। वह दैत्याकार था। फिर उसने अपने लोहे के पैरों को देखा। कोशिश करूंगा साहब, अर्जुन ने कहा। उसने कीचड़ में अपने पैर जमाए, हाइड्रोलिक जैक को सेट किया। जवानों ने एक मोटी रस्सा ट्रक के बम्पर से बांधकर अर्जुन की कमर पर बंधे लोहे के हुक में फंसा दिया। तैयार? सूबेदार ने पूछा। जय हिंद, अर्जुन ने चिल्लाया। उसने अपने लोहे के पंजों को जमीन में गाड़ दिया। उसने अपनी कमर को पीछे की ओर झुकाया। रस्सा तन गया। लोहे का ढांचा चर्र चर्र करने लगा। वजन भयानक था। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ा, लेकिन लोहे के कवच ने उसे टूटने से बचा लिया। ट्रक का सरकना एक पल के लिए रुक गया। जोर लगाओ, अर्जुन ने अपने दांत भींचते हुए चीख लगाई। उसने हाइड्रोलिक लीवर को खींचा। जैक ने अपना काम शुरू किया। अर्जुन के पैर नहीं कांपे। मशीन ने सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। वह कीचड़ में एक खूंटे की तरह गड़ गया था। जवानों ने भी जोश में आकर रस्सा खींचा। हैया हो, इंच दर इंच। ट्रक रुक गया और फिर वह धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगा। बारिश और तेज हो गई। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने और बारिश के पानी से भीग गया था। उसकी जांघ का पुराना घाव रिसने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उस पल सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक दीवार था। एक लोहे की दीवार जो प्रलय और अपने देश के जवानों के बीच खड़ी थी। गांव वाले जो कल तक उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे, अब सांस रोके देख रहे थे। लाला किशोरी लाल की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह देख रहा था कि जिसे वह कचरा समझता था, वह आज एक ट्रक को खींच रहा था। तभी एक जोर की आवाज आई। कीचड़ धंस गया और अर्जुन का एक पैर घुटने तक जमीन में चला गया। ट्रक का झटका लगा। अर्जुन लगभग गिरने ही वाला था। अर्जुन, करीम चाचा चिल्लाए। क्या अर्जुन टिक पाएगा या फिर प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण की ताकत उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ देगी? कीचड़ गहरा था और वक्त कम। अर्जुन का एक पैर जमीन में धंस चुका था। ट्रक का विशाल टायर गीली मिट्टी में घूम रहा था, लेकिन पकड़ नहीं बना पा रहा था। रस्सा अर्जुन की कमर पर बंधे लोहे के हुक को काट रहा था। कवच के जोड़ चरमरा रहे थे, जैसे वे चीख चीख कर कह रहे हों कि बस अब और नहीं। अर्जुन, छोड़ दे, करीम चाचा चिल्लाए। मशीन टूट जाएगी, तेरी कमर टूट जाएगी। लेकिन अर्जुन ने रस्सा नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बारिश की बूंदें उसके पसीने में मिल रही थीं। उसने अपने मन में सोचा, अगर आज मैंने छोड़ दिया तो कल मैं अपनी नजरों में कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। यह सिर्फ एक ट्रक नहीं है, यह मेरा स्वाभिमान है। नहीं चाचा, अर्जुन गुर्राया। उसकी आवाज बादलों की गरज से भी भारी थी। जब तक सांस है तब तक आस है। उसने हाइड्रोलिक लीवर को और जोर से खींचा। ट्रक का बम्पर 1 इंच और ऊपर उठा, लेकिन तभी जिस जमीन पर अर्जुन खड़ा था वह और धंस गई। अर्जुन का शरीर तिरछा हो गया। लोहे का भारी ढांचा उसे नीचे खींचने लगा। रामदीन, जो अब तक मेड़ पर खड़ा कांप रहा था, यह दृश्य देख नहीं पाया। उसका बेटा, उसका खोटा सिक्का, मौत से पंजा लड़ा रहा था। रामदीन ने अपनी लाठी फेंकी और कीचड़ में कूद पड़ा। मैं आ रहा हूं लल्ला, रामदीन चिल्लाया। बूढ़ा पिता कीचड़ में लौटता पोटता अर्जुन के पास पहुंचा। उसने अर्जुन की पीठ पर अपना कंधा लगा दिया। बापू हट जाओ, अर्जुन चिल्लाया। चुप रह, रामदीन ने डांटा, लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार था। तूने कहा था ना कि तू मेरा बोझ उठाएगा। आज तेरा बापू तेरा सहारा बनेगा। जोर लगा। एक अपाहिज बेटे का लोहे का शरीर और एक बूढ़े पिता की कांपती हड्डियां दोनों मिलकर उस फिसलते हुए ट्रक के खिलाफ दीवार बन गए। यह दृश्य देखकर वहां खड़े तमाशबीन गांव वालों के जमीर को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। वे लोग जो कल तक हंसते थे आज शर्मिंदा थे। भीड़ में से एक नौजवान आगे आया।
धिक्कार है हम पर। एक बूढ़ा और एक दिव्यांग लड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं। वह नौजवान कीचड़ में कूदा और रस्से को पकड़ लिया, फिर दूसरा कूदा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरा गांव, जाट, लोहार, किसान सब जाति पाति भूलकर उस रस्से पर आ गए। लाला किशोरी लाल अकेला अपनी छतरी के नीचे खड़ा रह गया। उसने देखा कि जिन लोगों पर वह हुक्म चलाता था वे आज एक नई ताकत से भरे थे। सूबेदार ने यह देखा और जोर से नारा लगाया, शाबाश मेरे शेरों, एक साथ जोर लगा के, हैशा हैशा। 100 कंठ एक साथ गूंजे, जोर लगा के, हैशा। अर्जुन ने महसूस किया कि रस्से का तनाव कम हो रहा है। गांव वालों की ताकत उसके साथ जुड़ गई थी। उसने अपनी पूरी बची खुची जान लगा दी। उसके लोहे के पैरों ने जमीन को जकड़ लिया। खींचो। ट्रक का पहिया कीचड़ से बाहर निकला। इंजन ने जोर से दहाड़ मारी। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक सूखी जमीन पर चढ़ गया। जैसे ही ट्रक सुरक्षित जगह पहुंचा, एक तेज आवाज आई, कड़क। अर्जुन के कवच का मुख्य हाइड्रोलिक सिलेंडर फट गया। तेल की एक काली धार फव्वारे की तरह निकली। लोहे का पूरा ढांचा एक तरफ झुक गया और अर्जुन धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ा। उसके साथ रामदीन भी गिर गया। सब लोग दौड़ पड़े। अर्जुन, अर्जुन। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन तूफान थम चुका था। सूबेदार विक्रम सिंह सबसे पहले अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने जल्दी से लोहे के पट्टे खोले। अर्जुन बेहोश नहीं था, लेकिन बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी जांघ से खून बह रहा था और लोहे के घिसने से उसकी कमर छिल गई थी। सूबेदार ने उसे गोद में उठाया और सूखी जमीन पर लिटाया। फौजी मेडिक दौड़कर आया और अर्जुन के घावों को साफ करने लगा। गांव वाले घेरा बनाकर खड़े थे। अब उनकी आंखों में दया नहीं, श्रद्धा थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने आंखें खोली। सबसे पहले उसने ट्रक को देखा, जो अब सुरक्षित खड़ा था। फिर उसने अपने पिता को देखा। रामदीन कीचड़ में सना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। ट्रक बच गया? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। सूबेदार विक्रम सिंह उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और अर्जुन के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। ट्रक तो लोहे का था बेटा, वो तो फिर बन जाता, लेकिन जो तूने आज बचाया है वो इंसानियत है, वो भरोसा है। तभी लाला किशोरी लाल भीड़ को चीरते हुए आगे आया। वह कुछ कहना चाहता था, शायद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए। अरे गजब कर दिया लड़के ने, लाला ने बनावटी हंसी के साथ कहा। पर देखो साहब, मशीन तो टूट गई। मैंने कहा था ना, कबाड़ ज्यादा देर नहीं टिकता। सूबेदार विक्रम सिंह खड़े हो गए। उनकी लंबाई और फौजी रुतबे के सामने लाला बौना लगने लगा। सूबेदार ने टूटे हुए कवच की ओर इशारा किया जो कीचड़ में पड़ा था। लाला जी, सूबेदार की आवाज सख्त थी, तुम्हें यह कबाड़ दिखता है? मुझे इसमें एक इंजीनियर का दिमाग दिखता है। तुम्हें इसमें लोहा दिखता है? मुझे इसमें एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार दिखता है। और जो टूटता है वो जुड़ भी जाता है, लेकिन जिसका जमीर टूट जाए वो कभी नहीं जुड़ता। लाला के पास कोई जवाब नहीं था। वह नजरें चुराकर पीछे हट गया। सूबेदार ने फिर गांव वालों की तरफ देखा। सुनो सब लोग, आज तक तुम इसे लंगड़ा कहते थे, खोटा सिक्का कहते थे, लेकिन आज इसी खोटे सिक्के ने फौज की इज्जत बचाई है। उस ट्रक में जो दवाइयां हैं वो सियाचिन जा रही हैं। अगर आज यह ट्रक नदी में गिर जाता तो शायद सरहद पर हमारे कई भाई अपनी जान गंवा देते। आज अर्जुन ने यहां रहकर भी सरहद की लड़ाई लड़ी है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक व्यक्ति ने ताली बजाई। वह करीम चाचा थे। फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और देखते ही देखते बारिश की बूंदों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रामदीन रो रहा था, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। उसने झुककर उस टूटी हुई मशीन को माथे से लगाया। सूबेदार ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और कुछ लिखा। उन्होंने वह पन्ना फाड़कर अर्जुन को दिया। अर्जुन, तेरी यह मशीन जुगाड़ है, इसमें बहुत कमियां हैं, यह तुझे चोट पहुंचा सकती है। सूबेदार ने गंभीरता से कहा, लेकिन तेरे दिमाग में कोई कमी नहीं है। अगले हफ्ते मेरी बटालियन का ट्रक आएगा, हम तुझे ले जाएंगे। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कहां साहब? क्या मुझे जेल होगी? मैंने सरकारी काम में दखल दिया। सूबेदार हंसे, एक जोरदार ठहाका। जेल नहीं पगले, वर्कशॉप हमारे बेस पर। वहां बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े इंजीनियर हैं। हम तुझे सिखाएंगे कि लोहे को कैसे मोड़ा जाता है, हाइड्रोलिक को कैसे संभाला जाता है। तू देश के लिए बनाएगा,
तू हमारे लिए ऐसे पैर बनाएगा जो कभी ना टूटें। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। मैं एक अनपढ़ लंगड़ा? अनपढ़ वो है जो देख नहीं सकता, सूबेदार ने कहा। तूने वो देखा जो हम भी नहीं देख पाए। तैयार रहना। अब तू किसान का बेटा नहीं, अब तू फौजी भाई बनने की राह पर है। फौज की जीप और ट्रक चले गए। गांव वाले अर्जुन को कंधे पर उठाकर घर ले गए। आज वह खाट पर लेटा नहीं था, आज वह किसी राजा की तरह सम्मान पा रहा था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। वह अपने घर के ओसारे में बैठा अपनी टूटी हुई मशीन को देख रहा था। उसे करीम चाचा की बात याद आई, ऊपर वाला एक चीज लेता है तो दूसरी दुगनी देता है। उसने अपने पैरों को देखा, वे अभी भी बेजान थे, लेकिन उसे अब उन पर अफसोस नहीं था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके असली पैर उसकी हड्डियां नहीं, उसका हौसला है। अगली सुबह रामदीन जब उठा तो उसने देखा कि अर्जुन पहले से ही जागा हुआ है। वह लालटेन की रोशनी में उसी मुड़ी तुड़ी कॉपी पर कुछ बना रहा था। अब क्या बना रहा है? रामदीन ने प्यार से पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। बापू, सूबेदार साहब ने कहा कि मशीन में कमियां थीं। मैं सोच रहा हूं अगर हाइड्रोलिक की जगह हवा का दबाव न्यूमैटिक इस्तेमाल करूं तो वजन कम हो जाएगा, और अगर घुटने पर बैरिंग लगा दूं तो मुड़ना आसान होगा। रामदीन हंसा। पागल लड़का, अभी कल मौत के मुंह से निकला है और आज फिर शुरू हो गया। शुरुआत तो अब हुई है बापू, अर्जुन ने कहा। एक हफ्ता पलक झपकते बीत गया। जिस दिन फौज का ट्रक अर्जुन को लेने आया, पूरा गांव इकट्ठा था। लाला किशोरी लाल भी आया था, हाथ में एक फूलों की माला लेकर। बेटा अर्जुन, लाला ने कहा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, वो तुम्हारे बापू का कर्ज मैंने माफ कर दिया। समझ लो यह मेरी तरफ से तुम्हारी विदाई का तोहफा है। अर्जुन जानता था कि लाला का दिल नहीं बदला है, वह बस फौज और गांव के बदलते माहौल से डर गया है। फिर भी अर्जुन ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। धन्यवाद लाला जी, बस मेरे बापू का ख्याल रखना। अर्जुन ट्रक में बैठा। उसने अपनी टूटी हुई मशीन, अपना कवच साथ रख लिया था। यह उसका पहला आविष्कार था, उसकी पहली जीत थी। जैसे ही ट्रक गांव की सीमा से बाहर निकला, अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका छोटा सा घर, धूल भरी गलियां और हाथ हिलाता हुआ उसका बूढ़ा पिता। एक आंसू उसकी आंख से गिरा, लेकिन उसने उसे पोंछ लिया। अब वह एक नई दुनिया में जा रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां उसके पैरों की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके दिमाग की ताकत उसकी पहचान होगी। फौज की छावनी कैंटोनमेंट की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। यहां धूल और मिट्टी नहीं, बल्कि अनुशासन और वर्दी की चमक थी। जब अर्जुन पहली बार वर्कशॉप में दाखिल हुआ तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां ऐसी मशीनें थीं जिनके बारे में उसने सिर्फ सपनों में सोचा था। लेथ मशीनें, हाइड्रोलिक प्रेस और रोबोटिक आर्म्स। शुरुआत आसान नहीं थी। वर्कशॉप के अन्य इंजीनियर जो बड़े बड़े कॉलेजों से डिग्रियां लेकर आए थे, अर्जुन को शक की निगाह से देखते थे। यह गांव का लड़का हमें क्या सिखाएगा? एक जूनियर इंजीनियर ने फुसफुसाते हुए कहा था। इसे तो पाई का मान, वैल्यू ऑफ पाई भी नहीं पता होगा। अर्जुन ने यह सुना, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसे याद थी सूबेदार विक्रम सिंह की बात, अनपढ़ वो है जो देख नहीं सकता। अर्जुन को किताबें पढ़ने में दिक्कत होती थी। अंग्रेजी के भारी शब्द उसके सिर के ऊपर से निकल जाते थे, लेकिन जब बात लोहे को छूकर उसकी कमजोरी पहचानने की आती या मशीन की आवाज सुनकर उसकी खराबी बताने की आती, तो अर्जुन का कोई सानी नहीं था। एक दिन एक जटिल रडार सिस्टम का गियर बॉक्स जाम हो गया। सारे इंजीनियर कंप्यूटर पर डिजाइन देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि खराबी कहां है। अर्जुन ने चुपचाप एक पेचकस उठाया, मशीन के नीचे लेटा और सिर्फ कंपन महसूस करके एक छोटा सा वाशर बदल दिया। मशीन चल पड़ी। उस दिन के बाद से किसी ने अर्जुन की डिग्री के बारे में नहीं पूछा। उसे सब उस्ताद कहने लगे। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल। अर्जुन अब वह डरा सहमा लड़का नहीं रहा था। उसका शरीर कसरत और अच्छे खाने से गठीला हो गया था। हालांकि उसके पैर अभी भी बेजान थे, लेकिन उसने अपने लिए एक आधुनिक कवच बना लिया था। यह अब कबाड़ का नहीं था, यह टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का बना था, हल्का, मजबूत और कपड़ों के नीचे छुप जाने वाला। अब वह चलता नहीं था, दौड़ सकता था। बारी कामे बात को एक सान मूडी। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ अपने पैरों तक सीमित नहीं था। उसका सपना बड़ा था। सियाचिन और लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तैनात सैनिकों को भारी सामान पीठ पर लादकर चढ़ाई करनी पड़ती थी,
ऑक्सीजन की कमी और भारी बोझ के कारण कई जवानों के घुटने और रीढ़ की हड्डी समय से पहले जवाब दे जाती थी। अर्जुन ने इसी दर्द को अपना मिशन बना लिया। उसने प्रहरी प्रहारी प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा एक्सोस्केलेटन जो सैनिकों को सुपर ह्यूमन ताकत दे सके बिना उन्हें थकाए। आज 10 साल बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। देश के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां मौजूद थे। हॉल खचाखच भरा था। मंच पर अंधेरा हुआ और स्पॉटलाइट एक आकृति पर पड़ी। वह अर्जुन था। वह अपनी बनाई हुई प्रहरी सूट पहने हुए था। यह सूट किसी हॉलीवुड फिल्म का नहीं बल्कि भारतीय जरूरतों के हिसाब से बना था, मजबूत, धूल, मिट्टी और बर्फ को झेलने वाला। माइक पर अर्जुन की आवाज गूंजी। अब उसमें कंपन नहीं, आत्मविश्वास था। साहब, मेरे बापू कहते थे कि बोझ सिर्फ कंधों पर नहीं, दिल पर भी होता है। हमारे जवान सरहद पर देश का बोझ उठाते हैं। यह मशीन उनका बोझ आधा कर देगी। अर्जुन ने प्रदर्शन शुरू किया। मंच पर एक 100 किलो के गोला बारूद के बक्से रखे थे। अर्जुन ने, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग था, उस सूट की मदद से उन बक्सों को ऐसे उठाया जैसे वे रुई के तकिए हों। उसने दौड़कर दिखाया, कूद कर दिखाया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रक्षा मंत्री मंच पर आए। उन्होंने अर्जुन के सीने पर एक मेडल लगाया। अर्जुन रामदीन, मंत्री ने कहा, पूरे देश को तुम पर नाज है। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, इच्छा शक्ति में होती है। समारोह के बाद मीडिया ने अर्जुन को घेर लिया। सर, आपकी सफलता का राज क्या है? एक पत्रकार ने पूछा। आपने यह तकनीक कहां से सीखी? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने यह किसी विदेशी किताब से नहीं सीखा। मैंने यह अपने गांव की मिट्टी, अपने बापू के पसीने और एक टूटे हुए ट्रैक्टर के स्प्रिंग से सीखा है। यह आविष्कार जुगाड़ से शुरू हुआ था, आज जय हिंद पर खत्म हुआ है। अगले दिन अर्जुन एक सरकारी गाड़ी में अपने गांव की ओर जा रहा था। गाड़ी की डिक्की में ढेर सारे उपहार और मिठाइयां थीं। गांव बदल चुका था। पक्की सड़कें बन गई थीं, लेकिन रामदीन का घर वैसा ही था, मिट्टी की दीवारों वाला, शांत और सुकून देने वाला। रामदीन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वह ओसारे में खाट पर लेटा रेडियो सुन रहा था, जिस पर अर्जुन की खबर आ रही थी। गाड़ी की आवाज सुनकर रामदीन चौंका। कौन है भाई? अर्जुन गाड़ी से उतरा। उसने अपना आधुनिक सूट पहन रखा था, इसलिए उसकी चाल में कोई लंगड़ाहट नहीं थी। वह सीधा चलकर अपने पिता के पास गया। मैं हूं बापू। अर्जुन। रामदीन कांपते हुए उठा। उसने अपने धुंधली आंखों से सामने खड़े सूट बूट वाले आदमी को देखा। क्या यह वही लड़का है जिसे उसने कभी अपनी पीठ पर लादकर मेले दिखाए थे? अर्जुन ने आगे बढ़कर पिता के पैर छुए। बापू, देखो, मैं अपने पैरों पर चलकर आया हूं और इस बार ये पैर कभी नहीं टूटेंगे। रामदीन ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी झुर्रियों वाले गालों पर आंसू बह निकले। लल्ला, तूने तो कहा था तू मैकेनिक बनेगा, तू तो जादूगर बन गया। नहीं बापू, अर्जुन ने कहा, जादूगर तो आप हो। अगर उस दिन आपने कीचड़ में मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। अर्जुन ने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें वह मेडल था जो रक्षा मंत्री ने दिया था। उसने वह मेडल अपने पिता के कुर्ते पर लगा दिया। यह आपकी कमाई है बापू, आपके खून पसीने का इनाम। उसी शाम गांव की चौपाल फिर सजी, लेकिन आज लाला किशोरी लाल का डर नहीं था। आज अर्जुन बीच में बैठा था और गांव के बच्चे उसे घेर कर बैठे थे। वे उससे परियों की कहानियां नहीं, विज्ञान की कहानियां सुन रहे थे। करीम चाचा, जो अब लाठी के सहारे चलते थे, दूर से यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। सूबेदार विक्रम सिंह, जो अब रिटायर हो चुके थे और अर्जुन के साथ ही आए थे, उन्होंने करीम चाचा के कंधे पर हाथ रखा। देखा करीम भाई, सूबेदार ने कहा, हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, बस उसे पहचानने वाली आंख चाहिए। अर्जुन ने बच्चों की तरफ देखा। उनमें से एक बच्चा, जिसका एक हाथ पोलियो से ग्रस्त था, अर्जुन को बड़ी उम्मीद से देख रहा था। अर्जुन ने उस बच्चे को पास बुलाया। क्या नाम है तेरा? छोटू, बच्चे ने कहा। साहब, क्या मैं भी फौज में जा सकता हूं? अर्जुन ने बच्चे के कमजोर हाथ को अपने मजबूत लोहे के हाथ में लिया। सुन छोटू, अर्जुन ने कहा, और उसकी आवाज में पूरे ब्रह्मांड का विश्वास था। अगर तेरे पास सपना है और उसे पूरा करने की जिद है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। न टूटा हुआ शरीर, न गरीबी, न दुनिया के ताने। याद रखना, हम लोहे से नहीं बने, हम हौसले से बने हैं। सूरज ढल रहा था।
मंदिर की घंटियां बज रही थीं। खेत में खड़ी फसल हवा में लहरा रही थी, जैसे वह भी इस जीत का जश्न मना रही हो। अर्जुन, वह लड़का जिसे कभी दुनिया ने खारिज कर दिया था, आज अपनी तकदीर खुद लिख चुका था। और उसने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली थी, उसने आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास दिया था कि अगर पसीना सच्चा हो तो लोहा भी पिघलकर आकार बदल लेता है। यही थी लोहा और पसीना की कहानी। एक कहानी संघर्ष की, एक कहानी विश्वास की और एक कहानी उस भारत की जो कभी हार नहीं मानता।